हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा हो, सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा आपका। तो हम आ चुके हैं अपना पहला लेक्चर लेके। इंट्रोडक्शन वीडियो जो थी नाजिस मैन द राइज ऑफ हिटलर की, उसके लिए जो भी आपने व्यूज़ वगैरह और जो भी लाइक्स वगैरह दिए हैं, थैंक यू सो मच। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं अपने मॉड्यूल 1 से, और जिसमें हम पढ़ेंगे बर्थ ऑफ बीमर रिपब्लिक के बारे में। अब ये बीमर रिपब्लिक क्या था, इसका क्या कनेक्शन था हिटलर से, हम इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी स्लाइड पे जैसे देख रहे हो, बर्थ ऑफ बीमर रिपब्लिक मॉड्यूल 1। तो आप चाहो तो मैं आपको नोट्स मेकिंग भी कराऊंगा इस बार, आप साथ के साथ अपने नोट्स बना के चल सकते हैं, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है कि सर नोट्स बनवाइए, नोट्स बनवा दीजिए। कई बार बच्चों ने पहले भी बोला था मेरे से नोट्स बनाने के लिए, तो इस बार मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ। नोट्स भी आप साथ साथ बना सकते हो। वीडियो हम इस बार बहुत ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे, बहुत आराम आराम से चलेंगे, ठीक है। लेकिन आपके लिए शॉर्ट वीडियो ही बनाऊंगा मैं, जैसे कि आपको 10 से 15 मिनट की वीडियो। मॉड्यूल 1 है हमारा ये, तो इसी हिसाब से मॉड्यूल के हिसाब से हमारा लेक्चर चलेगा, क्लियर। तो मैं उस पर लिखते जाऊंगा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, क्लियर। तो हम बर्थ ऑफ बीमर रिपब्लिक की बात कर रहे हैं बेटा। तो बर्थ ऑफ बीमर रिपब्लिक क्या था, सबसे पहले तो ये जानेंगे। तो इसकी कहानी जो स्टार्ट होती है वो होती है आपकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो आपका 1914 से 1918 तक चला था। तो आखिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, क्या दिक्कत, किस वजह से हुआ था, वो सारी बातें हम, ये सारी चीज़ें हम 10th में डिस्कस करेंगे। आई होप 10th वाले बच्चे इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि आखिर रीज़न क्या था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रीज़न यहाँ नहीं दे रखा, ना ही मैं आपको इसको रिवील करना चाहूँगा। आप अभी 9th क्लास में है तो उतना ही जानिए, क्लियर। तो अभी मैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक तरफ था क्या क्या था, एलाइड पावर थे, और दूसरी तरफ सेंट्रल पावर्स हैं, क्लियर। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो एलाइड पावर्स में देखिए, उस टाइम के जो पावरफुल देश थे हम कह सकते हैं, एक तरफ वो थे जैसे कि इंग्लैंड, फ्रांस, रसिया, और दूसरी तरफ कौन थी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड द टर्किश एम्पायर। तो ये आपके, अब आप बच्चे क्वेश्चन करते हैं सर एलाइड पावर में सिर्फ 3 ही देश थे क्या, सेंट्रल पावर में सिर्फ 3 ही देश ही थे क्या। नहीं बेटा, इनके सिवा भी कई सारी कंट्रीज थी, लेकिन जो मेन फ्रंट पे रहते हैं, जो मेन बात होती है जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, तो इनकी होती है। अब कहते हैं सर यूएस भी तो था, यूएस, हाँ यूएस था। यूएस ने 1917 में ज्वाइन किया था, 1917 को ज्वाइन किया था। अब उसका रीजन क्या था ज्वाइन करने का, वो आगे बताते हैं और क्या हुआ था। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखते हो 1917 की बात है। तो 90 जब वॉर चल रहा था उस टाइम पे बताते हैं, जैसा कि आपने रशियन रिवॉल्यूशन में पढ़ा होगा, कि एक समय तक क्या था कि जर्मनी का पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी था। लेकिन इस टाइम पे क्या हुआ बच्चे, 1917 में अचानक से क्या होता है कि यूएस एंटर द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, यूएस एंटर द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। और क्या करते हैं यहाँ से, जैसे यूएस की एंट्री होती है तो यूएस एलाइड पावर वॉन द, एलाइड पावर आपका युद्ध जीत जाता है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी आपको ज्ञान वाली बात बताता हूँ। देखो यूएस एक ऐसी कंट्री है जो पहले से किसी से बदतमीजी नहीं करता है, लेकिन उससे अगर कोई बदतमीजी कर दे तो भाई उसको छोड़ता नहीं है। ये बात हमेशा यूएस की खासियत रही है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि ओसामा बिन लादेन का केस देख सकते हैं। ट्विन टावर था, अमेरिका का ट्विन टावर था। तो ट्विन टावर को किसने उड़ा दिया था, आपके ओसामा बिन लादेन ने। जब उस पर क्या कहते हैं हवाई जहाज से जब उस पर ब्लास्ट करवाया था, तब वो ब्लास्ट हुआ था। तो उसके बाद आपने देख सकते हो ओसामा बिन लादेन के क्या हसल किया था अमेरिका के सील कमांडर्स ने। तो यही होता है। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जब हम डिस्कशन करेंगे तब हम आपको बताएंगे जापान के साथ अमेरिका ने क्या किया था। और जापान ने फिर से उस टाइम पे भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी जापान एंटर नहीं होना चाहता था, किसमें, वर्ल्ड वॉर में, सेकेंड द्वितीय विश्व युद्ध में भी वो एंटर नहीं होना चाहता था, लेकिन उसको मजबूरी में होना पड़ा, क्लियर। उसके बाद डिफीटेड जर्मनी एंड द सेंट्रल पावर्स इन नवंबर 1918। तो यहाँ देखिए जर्मनी क्या हो जाता है, जर्मनी की हार होती है। अब कहेंगे सर हम इसमें जर्मनी की क्यों बात करते हैं। बेटा जर्मनी की बात इसलिए करते हैं कि ये पूरा का पूरा चैप्टर जर्मनी पे फोकस करता है। और किस पे फोकस करता है, आपके जर्मनी पे। और वर्ल्ड वॉर जो 1 और 2 में जो मेन जो पार्ट दिखाया गया है इस चैप्टर में, वो आपका जर्मनी का ही लिया गया। इसीलिए हम बार बार जर्मनी की ही बात करते हैं। जब हम दूसरे देश की हिस्ट्री पढ़ते हैं, अगर उसने वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया तो वहाँ पे हम उस देश की बात करेंगे। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट कंट्रीज़ की बात होती है, क्लियर। तो वो चैप्टर पर निर्धारित होता है कि वो बात किसकी करना पता है। तो सेंट्रल पावर्स इन 1980 नवंबर, नेशनल असेंबली। इसके बाद क्या होता है कि देखिए इसमें नेशनल असेंबली मिली तो बीमर में, लेकिन इससे पहले क्या हुआ था कि द डिफीट ऑफ इम्पेरियल जर्मनी, जो आपके इम्पेरियल जर्मनी की जो हार हुई है, एंड द एब्डिकेशन ऑफ द एम्परर। और एब्डिकेशन का मतलब क्या, एम्परर जो भी था वहाँ का, उसको पद को त्यागना पड़ा। गेव एन अपॉर्चुनिटी टू पार्लियामेंट्री पार्टी टू रिकास्ट जर्मन पॉलिटी। और यहाँ से क्या होता है कि एक अपॉर्चुनिटी देता है किसको, पार्लियामेंट्री पार्टीज को, कि जर्मन पॉलिटी को फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिकास्ट कर सकते हैं। और फिर से हम लोग यहाँ पे क्या, पार्लियामेंट्री सिस्टम ला सकते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ पे, आपका जर्मनी के अंदर। ओके बेटा।
उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, एक भीमर नाम की जगह होती है, वहाँ मिलते हैं ये लोग, नेशनल असेंबली वहाँ पे मिलती है। और उसके बाद क्या होता है कि एस्टेब्लिश ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विद ए फेडरल स्ट्रक्चर। और ये क्या करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं क्या, एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, ठीक है, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं विद द फेडरल स्ट्रक्चर। अब आपको पता होगा फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। फेडरल का मतलब होता है, ठीक, फेडरल यानी कि जहाँ पे आपकी क्या होती है, पावर बटी होती है, लेवल टीयर 1, ठीक है, टीयर 2, इस तरीके से आपकी पावर क्या होती है, विभाजित होती है, यानी कि संघवाद। मतलब आपका फेडरलिज्म चैप्टर भी है 10th क्लास में, आगे जब आप 10th में आओगे तब पता चलेगा। तो फेडरलिज्म में क्या होती है, पावर विभाजित होती है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, इस तरीके से। जैसे कि आपकी क्या, अभी हमारी पावर, अगर हम लोग कहें इंडिया इज ए फेडरल गवर्नमेंट, यस इंडिया हैव ए फेडरल गवर्नमेंट। कैसे कि लेवल 1 यानी कि क्या आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, लेवल 2 स्टेट गवर्नमेंट, देन आपकी लोकल गवर्नमेंट। तो इस तरीके से तो वहाँ पे भी इन लोगों ने क्या करा, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और क्या करा, फेडरल स्ट्रक्चर के साथ बनाया। डिप्टीज, जो डिप्टीज थे वर नाउ इलेक्टेड द जर्मन पार्लियामेंट और रिचस्टैग, ठीक है, डिप्टीज वर नाउ इलेक्टेड, वहाँ पर डिप्टीज को इलेक्ट किया जा रहा था, कहाँ, जर्मन पार्लियामेंट कह सकते हैं, रिचस्टैग बोल सकते हैं। बीमर रिपब्लिक डिड नॉट रिसीव पीपल सपोर्ट, लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज वाली बात बेटा वो थी, वो ये थी कि बीमर रिपब्लिक को वो प्यार नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। प्यार का मतलब गलत मत समझना, प्यार का मतलब लोगों को सपोर्ट नहीं मिला। जर्मन के लोगों ने बीमर रिपब्लिक को सपोर्ट नहीं करा। बिकॉज क्या रीज़न था, आखिर किस वजह से जर्मन लोगों ने आपके बीमर को सपोर्ट नहीं करा, बिकॉज ऑफ द टर्म्स इट वाज फोर्स टू एक्सेप्ट आफ्टर जर्मनी डिफीट एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। इसका रीज़न सीधा सीधा ये था क्योंकि जर्मन के बीमर रिपब्लिक ने वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर ली थी हारने के बाद, और लोग नहीं चाहते थे कि हम ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करें, लेकिन फिर भी बीमर रिपब्लिक ने वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट करी थी। जैसा कि इसमें लिख रहा है, टर्म्स इट वाज फोर्स टू एक्सेप्ट आफ्टर जर्मनी डिफीट, क्लियर। उसके बाद अब देखिए, जर्मनी ने एक हार्श ट्रीटी साइन करता है, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोला जाता है यहाँ पे, ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस, ठीक है। तो इसमें आ नहीं पा रहा है, आप समझ जाइए, ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस, ठीक, ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस साइन होती है। और ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस में देखिए क्या होता है, साइंड ए हार्श ट्रीटी एंड ह्यूमिलेटिंग पीस, ठीक है। एक बहुत ज़्यादा ये समझ लीजिए कि जर्मनी ये समझता है कि हमारी नाक कट गई। इस ट्रीटी को साइन करने के बाद जर्मनी बिल्कुल एकदम से अपने आप को हारा हुआ, एकदम मतलब बेकार समझने लगता है, कि सब कुछ उसके पास से चला जाता है। क्या क्या चला जाता है देखिए, जर्मनी जब ये ट्रीटी साइन करता है, लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज, उसकी जितनी भी ओवरसीज कॉलोनीज होती हैं, उसके देश के बाहर जितनी, वो सारी चली जाती हैं। और लॉस्ट 1/10 ऑफ इट्स पॉपुलेशन, और क्या, उसकी अपनी 1/10 यानी कि 1/10वां हिस्सा पॉपुलेशन का कहीं ना कहीं खो देता है जर्मनी। 13% उसकी टेरिटरीज चली जाती है उसके पास से, यानी कि जितना भी आपका जर्मनी का हिस्सा होगा उसमें से उसकी 13% क्या चली जाती है, उसकी टेरिटरीज बिल्कुल चली जाती हैं। 75% ऑफ इट्स आयरन एंड 26% ऑफ इट्स कोल वर गिवन टू फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुनिया। और देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है जर्मनी के साथ, वो ये होती है कि उनको 75% अपनी आयरन की खदान और 26% कोयले की खदान कौन ले लेता है उनसे भैया, फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क, लिथुनिया। तो सोचो एक समय पे, चलिए फ्रांस तो हम सुनते रहते हैं, लेकिन पोलैंड, डेनमार्क, लिथुनिया एक समय पे कितने पावरफुल कंट्री होते थे, जिनका प्रेजेंट टाइम में हम लोग नाम बहुत कम सुनते हैं। या तो उनका नाम हम किसी फीफा जैसे वर्ल्ड कप में सुन लेंगे, फीफा वर्ल्ड कप में सुनते हैं, जो विश्व प्रसिद्ध वर्ल्ड कप होता है, आपको पता है। या फिर हम लोग कहाँ सुनते हैं, इन जैसी कंट्रियों का नाम हम सुनते हैं ओलंपिक्स गेम्स में। बाकी हम लोगों को पता भी नहीं है, बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर इस नाम की भी कोई कंट्री है। हाँ बेटा, इस नाम की भी कंट्री है, क्लियर। आपके लिए क्वेश्चन है ये, कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बताइए कि टोटल प्रेजेंट टाइम में कितनी कंट्रीज हैं पूरे वर्ल्ड में। ये आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, और जो भी क्वेश्चन का जवाब देगा मैं अगली वीडियो में उसका सॉर्ट आउट करूंगा, ठीक है, उसका नाम लूंगा। एलाइड पावर डिमिलिटराइज जर्मनी टू वीकन इट्स पावर। और देखिए एलाइड पावर ने जर्मनी को डिमिलिटराइज कर दिया, ताकि उसकी पावर जो होती जाए कमज़ोर, वो कमज़ोर होता जाए। मैनी जर्मन्स हेल्ड द न्यू बीमर रिपब्लिक। और सारे के सारे ज़्यादातर जो जर्मन्स थे वो बेटा क्या समझ रहे थे कि ये जो जितनी भी जाति हो रही है, जितना भी ये भुगतना पड़ रहा है किसको, हमारे जर्मनी को, वो किसकी वजह से भुगतना पड़ रहा है भैया, हमारी बीमर रिपब्लिक की वजह से। इसका जिम्मेदार कौन है, बीमर रिपब्लिक। रेस्पॉन्सिबल फॉर नॉट ओनली द डिफीट, ये सिर्फ हार के लिए जिम्मेदार नहीं है, बट
ऑल्सो फॉर द डिस्ग्रेस एट द वर्सेलिस, और जो बेइज्जती जो हमारी हुई है कहाँ पर, ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस, यानी कि वर्सेलिस में जो बेइज्जती हुई है उसके लिए भी जिम्मेदार कौन है, हमारी बीमर रिपब्लिक। फोर्स टू पे कंपनसेशन अमाउंटिंग टू 6 बिलियन, ठीक है। तो क्या हुआ भैया, इनको कंपनसेशन के तौर पर, ठीक है, कितना, 6 बिलियन, जो जर्मनी करेंसी है वो, तो इनको 6 बिलियन तक देना पड़ा था, ठीक है, कंपनसेशन, एज ए कंपनसेशन, वॉर कंपनसेशन के ये जिम्मेदार बताया कि भैया आप ही वॉर के लिए जिम्मेदार हो और उसका हर्जाना तो आपको भुगतना ही पड़ेगा, ठीक है, कंपनसेशन बोलते हैं, यानी कि हर्जाना तो देना ही पड़ेगा। एलाइड आर्मीज ऑल्सो ऑक्यूपाइड द रिसोर्स रिच राइनलैंड, और सबसे बड़ी बात क्या थी कि जो एलाइड आर्मीज थी, एलाइड आर्मीज ने क्या करा, इनका जो रिसोर्स रिच राइनलैंड नाम की जो जगह थी उस तक पे कब्जा कर लिया। तो ये समझ सकते हैं कि इस ट्रीटी के बाद हमारा जो जर्मनी था, ये समझ लीजिए उसको बिल्कुल खदेड़ के रख दिया इस ट्रीटी ने, यानी कि हार तो वर्ल्ड वॉर में हार तो हार हुई, उसके बाद जो ये जो बेइज्जती भरी जो चीज़ें थी ना, बोलते ना चिथड़े चिथड़े कपड़े छिथड़े चिथड़े कर दिए, यानी कि जर्मनी को बिल्कुल निचोड़ के रख दिया। जर्मनी का जितना भी रिसोर्सेज वगैरह थे सब जर्मनी के पास से चले जाते हैं, उसकी 75% आयरन की खदानें, 26% कोयले की खदानें, सब कुछ उससे कहीं ना कहीं बिल्कुल तितर बितर हो जाता है। तो इस तरीके से लोग, वहाँ के जर्मनी के जो लोग थे, इस सब का जिम्मेदार किसको मानते थे, आपकी ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस को। ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस को जिसने साइन करा था वो था हमारा बीमर रिपब्लिक। क्लियर। अब देखिए इसके बाद भैया युद्ध के प्रभाव क्या पड़े, इफेक्ट्स ऑफ द वॉर। सबसे बड़ी बात क्या करेंगे हम लोग, इफेक्ट्स ऑफ द वॉर के बारे में जानेंगे कि इफेक्ट क्या पड़ते हैं। डिवास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द एंटायर कॉन्टिनेंट, ठीक है। डिवास्टिंग इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, एक बहुत गंदा इफेक्ट पड़ता है पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट पे। और देखिए साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली भी, दोनों तरीके से साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली लॉस होता है कहीं ना कहीं। क्लियर। अब ये साइकोलॉजिकली और फाइनेंशियली लॉस क्या होता है, मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दे सकता हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, कि हाउ वॉर इफेक्ट जर्मन पीपल साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपको पता है युद्ध होने के बाद साइकोलॉजिकली तो हम डिस्टर्ब हो ही जाते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, युद्ध लड़ते समय जो पैसा खर्च होता है, क्योंकि आपको पता है युद्ध किससे लड़ा जाता है, हथियारों से। हथियार किससे आते हैं, पैसे से। क्लियर। तो देश में पहले से ही तंगी चल रही, तो उसके बाद ये सारी वर्सेलिस की ट्रीटी और ये सब, इन सब चीज़ों ने और ज़्यादा बिल्कुल ख़राब कर दिया था। तो इसकी वजह से पूरे के पूरे यानी कि यूरोप कॉन्टिनेंट के ऊपर साइकोलॉजिकली और फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। उसके बाद फ्रॉम ए कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर्स, एक समय पे जो कॉन्टिनेंट क्रेडिटर्स था यानी कि पैसा देता था, वो किस में बदल गया, डेप्टर्स। यूरोप टर्न इनटू वन ऑफ डेप्टर्स। डेप्टर्स का मतलब क्या होता है बेटा, यानी कि अब कर्जदार हो गया। जो कर्जा देने वाला एक समय पे कॉन्टिनेंट था, महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप जो कर्जा देता था, अभी क्या हो गया, डेप्टर हो गया। वीमर रिपब्लिक वाज बीइंग मेड टू पे फॉर द सिंस ऑफ द ओल्ड एम्पायर। और यहाँ पे इसका जिम्मेदार किसको ठहराया जाता है, बीमर रिपब्लिक को ठहरा है। वो जो पुराने पाप थे, पुराने एम्परर के पाप थे, उनको धोया किसने, बीमर रिपब्लिक ने। क्लियर। तो हम ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं बीमर रिपब्लिक भी कहीं ना कहीं मजबूर था बेचारा, क्योंकि भाई जो पुरानी चीज़ें थी उसका भुगतान तो किसी प्रेजेंट वाले को ही करना है ना, तो वो किया बीमर रिपब्लिक ने। बीमर रिपब्लिक कैरीड द बर्डन ऑफ वॉर गिल्ट एंड नेशनल ह्यूमिलिएशन, यानी कि बीमर रिपब्लिक के ऊपर क्या, वॉर गिल्ट तक का बर्डन था और उसे नेशनल ह्यूमिलिएशन भी झेलना पड़ा। एंड वॉज फाइनेंशियली क्रिपल्ड बाई बीइंग फोर्स टू पे कंपनसेशन, और कहीं ना कहीं फाइनेंशियली भी क्रिपल्ड हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसको कंपनसेशन के रूप में बहुत सारा पैसा देना पड़ा। तो ये कह सकते हैं कि जर्मनी में जो हालात थे उसका हम प्रॉपर जिम्मेदार बीमर रिपब्लिक को भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो भी मजबूर था। और देखिए अगर युद्ध नहीं रोकता, बीमर रिपब्लिक एक्सेप्ट नहीं करता, तो युद्ध बढ़ता जाता, तो उससे और ज़्यादा हो सकता है कि और ज़्यादा गंदी स्थिति हो जाती किसकी, आपकी जर्मनी की। तो इसीलिए हो सकता है कि बीमर रिपब्लिक ने ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट की हों। बीमर रिपब्लिक वाज सपोर्टेड बाय मेनली सोशलिस्ट, कैथोलिक्स एंड डेमोक्रेटिक। यहाँ पे एक अच्छी बात ये थी कि बीमर रिपब्लिक को सपोर्ट कौन करता था, सोशलिस्ट करते थे, कैथोलिक्स करते थे एंड डेमोक्रेट्स लोग क्या करते थे, सपोर्ट करते थे। डीप इम्प्रिंट ऑन यूरोपियन सोसाइटी एंड पॉलिटी। और नॉर्मल सी बात है, युद्ध के जो परिणाम होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी छाप छोड़ जाते हैं लोगों के ऊपर। तो यही हुआ था कि डीप इम्प्रिंट
ऑन यूरोपियन सोसाइटी, यानी कि यूरोपियन समाज के ऊपर, यूरोप के समाज के ऊपर बहुत बड़ी छाप छोड़ के जाता है ये युद्ध, और समाज के साथ साथ उसकी राजनीति पे भी बहुत बड़ी छाप छोड़ के गया था। सोल्जर्स केम टू बी प्लेस्ड अबव सिविलियंस, ठीक है, सोल्जर्स को सिविलियंस के ऊपर माना गया। उसके बाद पॉलिटिशियंस एंड पब्लिसिस्ट, और जो आपके पॉलिटिशियंस एंड पब्लिसिस्ट लेड ग्रेट स्ट्रेस ऑन द नीड फॉर मैन टू बी एग्रेसिव स्ट्रॉन्ग इन द मैस्कुलाइन। और यहाँ पे जो पॉलिटिशियंस और पब्लिसिस्ट थे वो क्या किस चीज़ पे दबाव दे रहे थे कि जो मैन होने चाहिए, एग्रेसिव होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, मैस्कुलाइन होने चाहिए। मीडिया क्या ग्लोरीफाई कर रही थी? ट्रेंच लाइफ। मीडिया ग्लोरीफाई द ट्रेंच लाइफ। ट्रेंच ये इस तरीके की, ये देखिए इमेज बनी हुई है। तो क्या होता है, आपने बॉर्डर मूवी देखी हुई, बॉर्डर मूवी में जब लास्ट का सीन दिखाते हैं वो लोग गड्ढा सा खोद लेते हैं, उसमें युद्ध लड़ते हैं, तो उससे क्या होता है कि उनका जो शरीर होता है ना, इतना इतना शरीर, वो सेफ रहता है, ठीक है, सिर्फ ये। तो ये ट्रेंच लाइफ यही होती थी, ठीक। एग्रेसिव वॉर प्रोपोगेंडा एंड नेशनल ऑनर ऑक्यूपाइड सेंटर स्टेज इन द पब्लिक स्फीयर। और देखिए इसके पीछे वजह क्या थी? ट्रेंच लाइफ। द ट्रूथ हाउएवर वाज दैट सोल्जर्स लिव्ड मिजरेबल लाइव्स इन दिस ट्रेंचेस, ट्रैप्ड विद रैट्स एंड फीटिंग ऑन अ कॉर्प्सेस। देखिए इस पे क्या था कि ये मतलब बेशक मीडिया ग्लोरीफाई कर रही हो ट्रेंच लाइफ को, लेकिन सच कुछ और ही था। सच ये देखिए, ये लिखा है सच कि ट्रूथ हाउएवर वाज दैट सोल्जर्स लिव्ड मिजरेबल प्लेस, ठीक है, मिजरेबल लाइव्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, बहुत मतलब जैसा मीडिया बता रही थी वैसी लाइफ नहीं जी रहे थे। उनको पता है, उनको खुद पता है, किसको? आपके आर्मी वाले लोगों को, यानी कि जो ट्रेंच लाइफ जी रहे थे, यानी कि आर्मी सोल्जर्स को, पर्सनल को पता है कि वो किस टाइप की लाइफ जी रहे थे, सिर्फ वही जानते थे। एग्रेसिव वॉर प्रोपोगेंडा एंड नेशनल ऑनर। जो एग्रेसिव लोग क्या चाहते थे? एग्रेसिव वॉर प्रोपोगेंडा चाहते थे, और नेशनल ऑनर जो था लोगों के बीच में एक मुद्दा बन गया था। यही बातें चलती थी लोगों के बीच में, गिव राइज टू डिक्टेटरशिप। और ये सारी चीज़ें किस तरफ ले जाती हैं हमको? डिक्टेटरशिप की तरफ। और डिक्टेटरशिप का मतलब क्या होता है? वन मैन रूल। क्लियर? ये सारी चीज़ें हमको डिक्टेटरशिप की तरफ कहीं ना कहीं लेके जा रही थी। अब देखिए पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस क्या थे, इसकी बात करते हैं। बर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक, वहाँ पे क्या होता है? वीमर रिपब्लिक का बर्थ होता है। गिव राइज टू द रिवॉल्यूशनरी अपराइजिंग ऑफ द स्पार्टिस्ट लीग ऑन द पैटर्न ऑफ द बोल्शेविक रिवॉल्यूशन इन रशिया। इसको बाद में समझते हैं। सोवियत ऑफ वर्कर्स एंड सेलर वर एस्टेब्लिश इन मैनी सिटी। अब देखिए वहाँ पे क्या था कि जो सोवियत वर्कर्स थे, ठीक है, बहुत सारी सिटीज़ में वो लोग थे वहाँ पे, ठीक है, रहते थे। द पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर इन बर्लिन वाज चार्ज विद डिमांड फॉर सोवियत स्टाइल गवर्नेंस। और यहाँ पे देखिए क्या था कि भैया जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर था बर्लिन के अंदर, वो क्या डिमांड कर रहा था? सोवियत स्टाइल गवर्नेंस। अब ये सोवियत स्टाइल गवर्नेंस क्या होती है? आपने पढ़ा होगा इसको अपने रशियन रिवॉल्यूशन चैप्टर में। वो किसी कारणवश में रशियन रिवॉल्यूशन चैप्टर की वीडियो नहीं डाल पाई हूँ। अगर उम्मीद रही, अगर सही समय मिला तो मैं उस वीडियो को आगे डालने की पूरी कोशिश करूँगा आपके लिए। क्लियर? वीमर रिपब्लिक क्रश द अपराइजिंग विद द हेल्प ऑफ द वॉर वेटरन्स ऑर्गेनाइज कॉल्ड द फ्री कॉप्स। अब देखिए क्वेश्चन एक आपके एग्जाम में आ सकता है कि भैया ये कौन होते हैं, ठीक है, फ्री कॉप्स कौन होते हैं? तो ये होते हैं कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट। ये कौन होते हैं? कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट। हैंस वो बिकेम रिकॉन्सिलेबल एनिमीज एंड कुड नॉट मेक कॉमन कॉजेस अगेंस्ट हिटलर। बोथ रिवॉल्यूशनरी एंड मिलिटेंट नेशनल क्रेव्ड फॉर द रेडिकल सॉल्यूशन। ठीक है, ये फ्री क्रॉप्स नहीं है आपके, ठीक। ये दूसरी चीज़ है। तो पहले मैं आपको फ्री क्रॉप्स बताता हूँ, फ्री क्रॉप्स बताता हूँ क्या होते हैं। ये वॉर वेटरन्स होते हैं जो वॉर से क्या हो चुके हैं, निकल चुके हैं, यानी कि युद्ध के बाद, जो युद्ध के भूतपूर्व कह सकते हैं, ठीक है, यानी जो लोग बचे हुए थे वो लोग, तो उनकी एक सोसाइटी बनी हुई थी, ठीक है। तो वो सोसाइटी क्या कर रही थी? वो देश के लिए काम कर रही थी, वीमर रिपब्लिक के लिए काम कर रही थी। और उन लोगों ने क्या करा था आपका, इन लोगों का साथ दिया था, वीमर रिपब्लिक का साथ दिया था। किस चीज़ में भैया? कि जो लोग भी वीमर रिपब्लिक के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे उनको ये लोग क्या करते थे? शांत कर देते थे। क्लियर? एंग्विस्ट स्पार्टिस्ट लेटर फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। और उसके बाद क्या हुआ कि ये जो हम ऊपर पढ़ रहे थे ना, स्पार्टिस्ट लीग, तो इन्होंने क्या करा? एंग्विस्ट स्पार्टिस्ट लेटर फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। जब इनकी डिमांड पूरी नहीं हुई तो उन्होंने क्या करा? एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी बना ली वहाँ पे। क्लियर? उसके बाद क्या होता है कि देखिए उसके बाद हम लोग डिस्कशन अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा। ये आज की वीडियो है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे और नई चीज़ें लेके आएंगे।
तो ये मैंने काफ़ी आपको शॉर्ट में काफ़ी चीज़ें बताई हैं, ठीक है। तो दूसरी चीज़ क्या, देखिए आपके स्टार्टिंग से मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ से आप लोग अपनी नोट मेकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इस पहली स्लाइड से आप लोगों ने पहले देख रखा है तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते थे, या फिर कुछ भी ज़रूरी नहीं है, आप लोग वीडियो पॉज करके ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। उसके बाद ये यूएस एंटर 1917, यूएस एंटर होता है 1917 वॉर में, क्लियर। उसके बाद क्या क्या होता है वो देख सकते हैं। उसके बाद ये ध्यान रखिएगा, ये ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस थी, क्लियर। इसको मैं लिख देता हूँ, ट्रीटी ऑफ ठीक है। तो ये ट्रीटी ऑफ वर्सलिस है, उसमें देख लीजिएगा क्या क्या, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है आपके स्कूल एग्जाम में 4 से 5 नंबर में या 3 नंबर में कि ट्रीटी ऑफ वर्सलिस क्या थी, ठीक है। तो ये और क्वेश्चन एक और बन सकता है कि वीमर रिपब्लिक को जिम्मेदार क्यों माना गया था ट्रीटी ऑफ वर्सलिस के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। और सबसे बढ़िया क्वेश्चन कौन सा, ये फ्री कॉप्स वाला, ठीक। तो इसको पढ़ लीजिएगा, फ्री कॉप्स क्या होते हैं। जितनी वीडियो उससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, कमेंट में बताइए कहाँ पे कमी है, क्या चीज़ और नहीं आ रही है। और मैंने जो क्वेश्चन दिया है वो मेरा क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था वीडियो के स्टार्टिंग में, तो आपको बताना है क्या क्वेश्चन था वो, ठीक है। उसका आंसर बताना है, सॉरी क्वेश्चन तो मैंने ही पूछ लिया आपसे, तो उसका आंसर बताना है। तब तक के लिए मस्त रहिए, बिंदास रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।